हेलो। हेलो। हाँ, हैप्पी भैया दूज। हाँ हेलो, हैप्पी भैया दूज। तो क्या गिफ्ट मिल गया? कौन सा गिफ्ट? मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला है। तो कुरियर किया था ना। नहीं नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला है। लगता है दीपावली के कारण डिले हो गया। अरे ये सब नहीं चलेगा, मुझे तो गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। तो अब कैसे होगा? पेटीएम करो। अरे पेटीएम कर दो, 2 मिनट में आ जाएगा मेरे पास। सब पेटीएम के पीछे ही दीवाने हैं, और पेटीएम का आईपीओ भी आ रहा है जिसकी एनालिसिस मैं भी बना रहा हूँ। तो ठीक है, पेटीएम तो मैं कर देता हूँ, और पेटीएम की एनालिसिस की वीडियो देखकर सही स्टॉक में डिसीजन लेना है नहीं लेना है डिसाइड कर लेना। ठीक है, चलो चलते हैं, करते हैं पेटीएम आपको। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, जब भी देश में कोई स्टार्टअप आता है और सक्सेसफुल होता है तो हमेशा आप सुनते हैं कि उस स्टार्टअप में इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे रिटेल इन्वेस्टर भी चाहते हैं कि काश इस तरह के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जा सके, लेकिन अच्छी समझ नहीं होने के कारण वो ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और तब तक में वो स्टार्टअप बहुत लार्ज स्केल का बन जाता है और तब इन्वेस्टमेंट वहां से दूर की बात हो जाती है। लेकिन जब वही स्टार्टअप स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तब वो सारे रिटेल वालों के हाथ में होता है, जैसे नाइका, कार्टरेड, ऐसे न जाने अनगिनत, जोमेटो। और वैसे ही अब आ रहा है पेटीएम, जिसको कहते हैं एक दीवानापन, एक क्रेज, एक म्यूजिक। पेटीएम करो, जो हर घर दौड़ता है, हर घर हर के दिमाग में है। अब उस पेटीएम में आपको पता है कि देश की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें वॉरेन बफेट सर ने इन्वेस्ट किया है 2019 में, और उनके पास 2.8% का स्टेक है और $448 मिलियन में खरीदा। कहानी तो थी कि $448 मिलियन में खरीदा 2019 में, लेकिन आज के डेट में क्या रिटर्न है? क्योंकि मैंने बोला ना कि जब ये आता है तभी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बिग इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब बफेट सर ने इसमें इन्वेस्ट किया था तब कंपनी का वैल्यूएशन $16 बिलियन के पास था। तब से लेकर अभी तक की वैल्यूएशन में लगभग 49.33% का ग्रोथ है, यानी वॉरेन बफेट सर को 2 साल में लगभग 50% का प्रॉफिट हो चुका है। यह है एक स्टार्टअप की पावर, अगर स्टार्टअप सही तरीके से चलता है तो। जैसे ओयो ने बहुत पैसा दिया अपने जो शुरुआती दौर के इन्वेस्टर थे उनको। अब कंपनी ला रही है आईपीओ। अगर आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो आप जानते हैं कि यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ है, तो बहुत ही बम्पर मुनाफा लोगों को मिलेगा। तो इसके लिए हमने आप लोगों के साथ एक डिटेल एनालिसिस बनाई, जिसमें हमने कहा 4 दिन से हम लगे हुए थे, क्योंकि इनका इतना बिजनेस मॉडल है, इतने बिजनेस तरीकों से काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बहुत कम है। तो किस तरीके से क्या है, नहीं है, हर एक चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से वॉरेन बफेट सर ने पेटीएम से पैसे बनाए, क्या पेटीएम का आईपीओ आपको भी प्रॉफिट दे सकता है? साथ ही वीडियो के लास्ट में हम इसके जीएमपी जो आज लेटेस्ट चल रहा है इसको भी जानेंगे। क्या ये ओवर वैल्यूड है, नहीं है, हर एक चीज की डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। एक नई कोशिश हमने पिछले कुछ वीडियो से शुरू की है और आप लोगों को वो एनालिसिस बहुत पसंद आ रही है जो हट के है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, क्योंकि देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम लाइव आते हैं आपके मोबाइल पर या वीडियो अपलोड होने पर आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगी और कुछ भी मिस नहीं होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं पेटीएम की, जो एक फिनटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी कौन? वो जो हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड करती है। तो इस डिटेल एनालिसिस में हम शुरुआत करते हैं फिनटेक इंडस्ट्री से, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री समझेंगे नहीं तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि पेटीएम को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि फिनटेक इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, और इंडस्ट्री ग्रो करेगी तभी तो पेटीएम ग्रो करेगा। तो पहले हम दुनिया में फिनटेक इंडस्ट्री का क्या हाल है
हमारे देश में क्या हाल है और क्या पेटीएम इस इंडस्ट्री में लीड कर रही है या नहीं, इसको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 26.5 ट्रिलियन बाय 2022 डॉलर। यस, 2022 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी और पूरी दुनिया में हर तीसरा इंसान कोई ना कोई फिनटेक ऐप को यूज कर रहा है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया फिनटेक एडॉप्शन में लीड कर रहा है। 2020 में एशिया में टोटल 4765 फिनटेक स्टार्टअप हुए। यूएसए, यूके, चाइना, जर्मनी, इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है ग्लोबल फिनटेक मार्केट में। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पोटेंशियल कितना तेज बढ़ रहा है। वहां पर अमेरिका इज द लार्जेस्ट रीजन विद 73% ऑफ टोटल ग्लोबल फिनटेक इन्वेस्टमेंट मार्केट। अमेरिका लीडर है। अगर दुनिया में लीडिंग फिनटेक कंपनियों को देखें तो पेपल ऊपर आता है और अपने देश की सिर्फ एक कंपनी टॉप 20 लीडिंग कंपनी में आती है, वो है पेटीएम, जो कि हम आपको चार्ट से दिखाते हैं, आप और बेहतर समझ पाएंगे। तो ये चार्ट बता रहा है कि कैसे पेटीएम लीड कर रहा है। अब देखते हैं कि हमारे देश में फिनटेक इंडस्ट्री का क्या हाल है और कौन कौन सी कंपनियां लीड कर रही हैं। जी हाँ, तो अब इंडिया जैसा कि हर चीज में ग्रो कर रहा है, तो इंडिया फिनटेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। देश की फिनटेक इंडस्ट्री को डिजिटल बूम 2016 में मिला था, जब नोटबंदी के कारण देश में लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ भागने लगे थे। टोटल इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री के वैल्यूएशन की बात करें तो अभी अप्रॉक्स 31 बिलियन डॉलर के पास का है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 22% CAGR की दर से ये इंडस्ट्री 2025 तक 84 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। आज की डेट में देश में टोटल 2100 से ज्यादा फिनटेक कंपनियां हैं, जिसमें से 1500 के लगभग कंपनियां पिछले 5 सालों में ही स्टेबल की गई हैं। पिछले 5 साल में इन कंपनियों ने कुल मिलकर 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा फंडिंग उठाई है। देश में फिनटेक एडॉप्शन रेट 87% है, जो कि अन्य देश के मामले में बहुत ही ज्यादा है। फिनटेक कंपनियों के माध्यम से हुए टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करें तो 2019 में कुल 66 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ था। इसमें भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि 2023 तक 20% CAGR की दर से फिनटेक ट्रांजैक्शन लगभग 138 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। फिनटेक इंडस्ट्री में ट्रांजैक्शन के अलावा भी कई सब सेगमेंट हैं, जिसमें लेंडिंग, वेल्थ टेक्नोलॉजी, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन टेक्नोलॉजी मेजर आते हैं। मई 2021 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई के आ जाने के बाद 3 सालों के बाद फिनटेक ट्रांजैक्शन पहले से लगभग 15 गुना बढ़ गया और इन 3 साल में लगभग 68 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन हुई। जी हाँ, 68 बिलियन डॉलर की। तो ये थी देश में फिनटेक इंडस्ट्री के हालत किस रॉकेट से बढ़ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कौन कौन सी कंपनियां इस इंडस्ट्री में लीड कर रही हैं। तो यहां पर मैं आपको मंथली एक्टिव यूजर बेस का चार्ट दिखाना चाहूंगा, जिससे आप और बेहतर समझ पाओगे। तो मंथली एक्टिव यूजर बेस पर पेटीएम देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जिस पर हर महीने 333 मिलियन लोग एक्टिव हैं। उसके बाद गूगल पे आता है, जिस पे लगभग 150 मिलियन यूजर हैं। फिर फोन पे पर 125 मिलियन यूजर है और फिर 70 to 80 मिलियन यूजर के साथ मोबीक्विक सामने है। हमने ये बताने की कोशिश की अभी फिनटेक इंडस्ट्री किस कंडीशन में है, इसका फ्यूचर क्या है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि कौन कौन सी कंपनी इस इंडस्ट्री में लीड कर रही है। अब हम चलते हैं पेटीएम पर और जानते हैं पेटीएम क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और फिर आईपीओ के बारे में। पेटीएम क्या है ये आप अच्छे से जानते होंगे और शायद यूज भी करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है जो आप पेटीएम के बारे में नहीं जानते होंगे और हम आपको वो बताने जा रहे हैं। पेटीएम देश की सबसे बड़ी कस्टमर से दुकानों को जोड़ने वाली फिनटेक कंपनी है। जी हाँ, पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है, जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। 197 कम्युनिकेशन के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है और इन्होंने ही 2010 में $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ पेटीएम को लॉन्च किया। आज पेटीएम पर लगभग 333 मिलियन कंज्यूमर हैं और 21 मिलियन से भी ज्यादा दुकानदार। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा कि आप देख सकते हैं कि मात्र 11 सालों में पेटीएम का साइज क्या बिग हो चुका है। इसकी मेजर सर्विसेज की बात करें तो हर तरह के रिचार्ज, बिल पेमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रैवल और इवेंट टिकट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट,
ई कॉमर्स, गेम्स, बैंकिंग सर्विसेज हो चुका है। तो ये थी कंपनी का एक मोटा मोटा ओवरव्यू। अब जानते हैं कि इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी ने साल दर साल किस तरीके से ग्रोथ किया है, वही तो जरूरी है। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तब कंपनी सिर्फ प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज की सुविधा देती थी। उसके बाद 2013 तक कंपनी ने अपने सर्विसेज में डाटा कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल और लैंडलाइन बिल पेमेंट ऐड किया। और इसी साल कंपनी ने टेक्स्ट मैसेजिंग स्टार्टअप प्लस टेक्स्ट को $2 मिलियन में एक्वायर किया। जैन 2014 में कंपनी ने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, जिसे उबर इंडिया और इंडियन रेलवे ने एज अ पेमेंट गेटवे अपने प्लेटफॉर्म पर यूज किया। ये थी कंपनी की पहली बिग डील। उसके बाद 2015 में कंपनी ने रिचार्ज और ट्रांजैक्शन से हटके एजुकेशन फीस, मेट्रो रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल पेमेंट जैसे सर्विसेज को प्लेटफॉर्म पे लाए। साथ ही साथ इसी साल कंपनी ने $5 मिलियन से ऑटो रिक्शा एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी स्टार्टअप जुगनू को एक्वायर कर लिया। इसी साल कंपनी ने एक और उपलब्धि हासिल की, इंडियन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर किया। ये डील 4 सालों के लिए थी। 2015 में ही अगस्त में कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए लाइसेंस भी हासिल कर लिया। 2016 में कंपनी ने मूवी टिकट, इवेंट्स, पार्क टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, पेटीएम क्यूआर जैसी सुविधा लॉन्च की और लॉजिस्टिक स्टार्टअप लॉजीनेक्स्ट और एक्सप्रेस बी में भी इन्वेस्ट किया। कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए फोर्ब्स ने इन्हें आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप ऑफ द ईयर एट फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड 2016 से नवाजा। क्यों? कि रफ्तार तेज और बहुत सही सोच के साथ बढ़ रहे थे। 2017 में पेटीएम 100 मिलियन मोबाइल ऐप डाउनलोड होने वाला देश का पहला पेमेंट एप्लीकेशन बना। इसी साल पेमेंट में पेटीएम गोल्ड लॉन्च किया। पेटीएम गोल्ड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आप सोने में ₹1 से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो। 2015 में इनको बैंक का लाइसेंस मिल चुका था। 2017 में इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक को भी लॉन्च किया। इसी साल अप्रैल 2017 में कंपनी ने हेल्थ केयर स्टार्टअप क्यू और क्यूएल में भी इन्वेस्ट किया। जुलाई 2017 में इनसाइडर.इन की मेजॉरिटी स्टेक को एक्वायर किया। इसी साल कंपनी ने 2 और स्टार्टअप लिटिल और नियर बाय को एक्वायर किया और एक में मर्ज कर दिया। यूपीआई के लॉन्च होने के बाद इनका बिजनेस अचानक से चेंज हो गया। 2018 में इन्होंने B2B सेगमेंट में दुकानदारों के लिए पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए पेमेंट फॉर बिजनेस लॉन्च किया, जिसमें यूपीआई की मदद से वो बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। इनका ये प्रोजेक्ट सफल हुआ और मार्च 2018 तक इनके पास मिलियन दुकानदार जुड़ चुके थे। इसके बाद कंपनी ने अलीबाबा ग्रुप की गेमिंग कंपनी एजटेक के साथ पार्टनरशिप की। गेम पिन नाम से एक मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ज़्यादा सफलता नहीं मिली, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया पेटीएम फर्स्ट गेम। अब 2018 में ही कंपनी ने इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट के फील्ड में एंट्री मारी और 9 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ पेटीएम मनी को लॉन्च किया। इसी साल कंपनी ने एक और स्टार्टअप Cube26 को एक्वायर किया। 2018 के खत्म होते होते तब इन्होंने देश भर में 1 लाख बैंकिंग आउटलेट खोले। अभी ये संख्या 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और इसी साल पेटीएम ने अलीबाबा ग्रुप और सैफ पार्टनर्स की तरफ से $200 मिलियन की फंडिंग उठाई है। कई सेगमेंट में नए नए बिजनेस ओपन करने की वजह से कंपनी लॉस में भी गई और इस साल कंपनी को 1800 करोड़ का लॉस हुआ। मार्च 2019 में कंपनी ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम पेटीएम फर्स्ट को लॉन्च किया और क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कंपनी ने सिटी बैंक के साथ पार्टनरशिप की। 2020 में टाटा स्टारबक्स ने भी पेटीएम से पार्टनरशिप की ताकि कोविड के टाइम पर कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये थी इनकी साल दर साल ग्रोथ की कहानी, किस तरीके से इन्होंने एक्वायर किया, किस तरीके से एक्सपेंशन किया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कंपनी काफ़ी बढ़िया चल रही थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी इतने ग्रोथ के बाद भी अभी ज़बरदस्त घाटे में चल रही है। घाटे में क्यों? इसे जानने के लिए आइए देखते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी अपने किस सेगमेंट से कितना बिजनेस और कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। जी हाँ, तो पेटीएम के बिजनेस के 2 साइड है, कंज्यूमर साइड और मर्चेंट साइड। जी हाँ, कंज्यूमर साइड में हाई फ्रीक्वेंसी सर्विसेज या प्रोडक्ट यूज की बात आती है, यानी ऐसी सर्विसेज जिनको कोई व्यक्ति रेगुलर यूज करता है, जैसे
मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट जैसी सर्विस के माध्यम से कंपनी नए कस्टमर को लेती है और उससे अपने कुछ प्रोडक्ट पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम बैंकिंग, बैंक सेविंग अकाउंट, फास्टैग के द्वारा कस्टमर को प्लेटफॉर्म पे रोकने में मदद करती है। इसे यूज़र को पेटीएम लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल करती है। तो मर्चेंट साइड में पेटीएम स्टॉक क्यूआर, ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाएं दुकानदारों को फ्री ऑफर करती है। तो जब दुकानदार इनकी सर्विस लेने लगता है तो उन्हें साउंड बॉक्स, पीओएस मशीन, पेटीएम बिजनेस पेमेंट जैसी सुविधाएं देते हैं, जिससे दुकानदार इनके साथ परमानेंट जुड़े रहें। साथ ही साथ कंपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सेगमेंट में काम करती है, जहां अपने मर्चेंट के लिए मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी रन करती है। तो ये हो गई इनके बिजनेस मॉडल की। अब आइए इनके रेवेन्यू मॉडल को देखते हैं कि ये रेवेन्यू जनरेट कैसे करते हैं। तो आज के डेट में कंपनी मेनली 3 सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट करती है। पेमेंट सर्विसेज, कंपनी को लगभग 66.97% का रेवेन्यू पेमेंट सर्विसेज से आता है, जिनमें कस्टमर पेमेंट सर्विसेज से 31.70 और मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज से 35.23% का रेवेन्यू आता है। दूसरा है ई कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज। ई कॉमर्स यानी पेटीएम मॉल प्लस टिकट सर्विसेज से कंपनी को 5.45% का रेवेन्यू, क्लाउड सर्विसेज से 15.79% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ई कॉमर्स अभी कमज़ोर है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका की तुलना में ये अभी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर अगर हम इनके फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इनमें इनके फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी को बहुत कम ही रेवेन्यू जनरेट होता है, मात्र 5.79% का। और धीरे धीरे फाइनेंशियल सर्विस में एक्सपेंशन का प्लान है। इनकी फाइनेंशियल सर्विस में म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड, गोल्ड इन्वेस्टमेंट जैसी सुविधाएं हैं, जिसको अभी ये बहुत ही बिग लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं। साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू गिर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू 3379 करोड़, 2020 में 3540 करोड़, 2021 में 3186 करोड़ तक पहुंच गई। ओवरऑल इनकी रेवेन्यू गिर रही है। तो ये था इनका करंट रेवेन्यू मॉडल, जो कोई खास नहीं है। कंपनी के घाटे में चलने का एक और रीज़न है, कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, लगातार नए एक्विजिशन कर रही है, नए पार्टनरशिप कर रही है और अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ तक कि कंपनी ने देश के अलावा भी अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया। जी हाँ, पेटीएम देश के बाहर भी एक्सपेंड करने में लगी हुई है। मार्च 2017 में ही कनाडा में भी पेटीएम ने पेटीएम सिस्टम लॉन्च किया, लेकिन वहाँ की पेटीएम सिस्टम का नाम पेटीएम नहीं है, पे है। साथ ही साथ टोरंटो में पेटीएम ने 2015 में उसके अपने सब्सिडरी पेटीएम लैब्स इंक लॉन्च की, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। सॉफ्ट बैंक और याहू जापान के साथ पार्टनरशिप पर पेटीएम ने जापान में एक ज्वाइंट वेंचर खोला, जिसका नाम पे कॉर्पोरेशन रखा गया। जिस तरीके से पेटीएम देश में अपनी सर्विसेज दे रही है, इसी तरीके से सेम बिजनेस मॉडल पर 2018 में जापान ने अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी थी। आईपीओ लॉन्च के जस्ट पहले कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से कुल 8235 करोड़ रुपए का फंड उठा लिया है, जिसमें ब्लैक रॉक ने 1045 करोड़ रुपए, कनाडा पेंशन योजना निवेश बोर्ड ने 938 करोड़ रुपए, जीआईसी ने 533 करोड़ का इन्वेस्ट किया। पेटीएम के फ्यूचर प्लान की बात करें तो इनका प्लान लगभग 500 मिलियन लोगों तक पहुंचना है, जिनमें से ये 300 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम पर काम कर रहे हैं, जहां बाइंग, सेलिंग, ट्रांजैक्शन तीनों सुविधाएं आपको एक जगह मिले। काफी हद तक इनका प्लान सफल रहा है। हर देश में, हर छोटे मोटे मोहल्ले में, कस्बे में आपको पेटीएम मिल जाएगा। यहाँ तो जो कहानी थी, यहाँ तक ये पेटीएम की कहानी थी। अब इनके आईपीओ के एनालिसिस करते हैं, जिससे आप और गहराई में समझ सकें। बट यहाँ तक आई होप जो मेहनत हमने की है कंटेंट पे, वो आपको समझ में आया हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब हम बात करते हैं कंपनी प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि पेटीएम प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस्ड लोगों के हाथ में है जो काम कर रही है। वहाँ पे आपको स्क्रीन पर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है कि किनके पास कितना शेयर है। और अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी विद ब्रांड वैल्यू ऑफ $6.3 बिलियन है, लार्ज कस्टमर बेस है जहां पे 333 मिलियन टोटल कस्टमर है, 114 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर हैं और 21 मिलियन रजिस्टर्ड मर्चेंट हैं। पेटीएम सुपर ऐप जो एक आपको एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है हर तरह की सर्विस डिजिटल
पेमेंट के थ्रू, जहां आप सब कुछ कर सकते हैं अपने मोबाइल से विद इन अ सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो पेटीएम के इकोसिस्टम को बढ़ाना है, मजबूत करना है और पैसे जुटाने हैं। R&D जो है इनका डिपार्टमेंट, नई कंपनियों को एक्वायर करने का, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का, उसके लिए इन्हें पैसे चाहिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, उसके लिए पैसे चाहिए। वहाँ पर जब आप इनके फाइनेंशियल कंडीशन को देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको उस समय कुछ चीज़ें शेयर की थी, तो आप हैरान रह जाओगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ और सिर्फ लॉस है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो साल दर साल जो लॉस का पैरामीटर है वो घटा है। ये उससे ध्यान देने वाली बात है। रीज़न क्या है? रीज़न है ये इनका बिजनेस को एक्वायर करते जाना, बिजनेस को बढ़ाते जाना, एक्सपेंशन करते जाना। 8 नवंबर को आईपीओ खुल रहा है, 10 नवंबर को बंद हो रहा है। आईपीओ का जो प्राइस है 2085 से 2150 का है। वहाँ पर 18,300 करोड़ का ये इशू साइज है जो कि सबसे बिग है। फ्रेश इशू 8,300 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 10,000 करोड़ का है। अच्छी चीज़ें बहुत कुछ जान ली, बिजनेस प्लान सब कुछ जान लिया, लेकिन रिस्क तो इतना बड़ा यूजर बेस होने के बावजूद कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है और उम्मीद की जा रही है अगले कुछ सालों तक ऐसा ही चलेगा क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। फिनटेक इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इसमें बड़े बड़े बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, लार्ज NBFC जैसे बजाज फाइनेंस जैसे बिग प्लेयर इस फील्ड में आ चुके हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी जीरोधा ऑफिस, स्टॉक एंजल ब्रोकिंग जैसे कंपनियों से अच्छा कंपटीशन फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी जो पहुंच बनाने के लिए कंपनी को काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है और ये एक बिग रीज़न है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं या नहीं है। कंपनी कई सारे बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जिस वजह से किसी एक एरिया में 100% फोकस नहीं कर पा रही है और कई सेगमेंट में एंट्री करने की वजह से ये सिर्फ एंट्री कर रहे हैं बट एक जिसको कहते हैं डेडिकेटेड वो नहीं हो पा रहा है। इनकी क्लाउड सर्विसेज अभी तक काफ़ी प्रॉफिटेबल दिख रही है, लेकिन यहाँ भी फाइनेंशियल सेक्टर की तरह इनको अच्छा कंपटीशन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी मेक माई ट्रिप ट्रेवल में, बुक माई शो इवेंट टिकट बुकिंग में, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ई-कॉमर्स में अच्छी टक्कर दे रहे हैं। चूंकि इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो चुका है तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ साल में ये अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना लेंगे, लेकिन ऐसा होने में माना जा रहा है कि 3 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है क्योंकि सिनारियो आपके सामने है। अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट की और प्राइस वैल्यूएशन की। जी हाँ, तो अगर हम इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, GMP की बात करें, तो वो 125 से 135 रुपये पर शेयर चल रहा है, जबकि इनका प्राइस बैंड 2080 से 2150 का है। यानी अगर उस हिसाब से देखें तो अनलिस्टेड मार्केट में इनकी प्राइस 2285 रुपये के लमसम की हुई। तो यहाँ तक हमने आपको पूरी एक 360 डिग्री की एनालिसिस कराई, इंडस्ट्री से लेके कंपनी तक, IPO तक, उसके GMP तक, उसके अच्छे बुरे सबको। अब जैसा कि आप जानते हैं कि IPO जो 8 तारीख को ओपन हो रहा है, 10 को बंद हो रहा है, तो 9 तारीख को मैं बताऊंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं रात के 8:30 बजे के शो में। तब तक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कर लीजिए पूरी फैमिली का, जिससे कि कोई भी IPO जहां मौका मिलता हो मिस ना हो, क्योंकि अच्छे IPO आसानी से अलॉट नहीं होते और वहां पर अगर आपके पास मैक्सिमम अकाउंट रहेंगे अपने फैमिली के तो आप 4 अकाउंट से अप्लाई करोगे तो आपके अप्लाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तक एनालिसिस पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और प्यार देते रहिएगा। तो ऐसी ही यूनिक डिटेल कंपनी के एनालिसिस लाते रहेंगे और आपको कंपनी से दोस्ती कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।